शुरू किया है कि जो फाइनेंस की बेसिक्स है पहले उन्हें अंडरस्टैंड कर लें, ताकि जो आने वाले मजीद आगे फर्दर कंटेंट्स हैं उनकी हमें समझ आ सके। तो लास्ट जो सेशन था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि जो फाइनेंस में डिसीजंस लेना होते हैं वो बेसिकली थ्री टाइप्स के थे: इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और एसेट मैनेजमेंट। और हम साथ ये बात कर रहे थे लास्ट टाइम कि इन डिसीजंस का एक स्पेसिफिक गोल है, एक ऑब्जेक्टिव है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो गोल था वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, जिसका दूसरा नेम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी है। इसको हमने कंट्रास्ट किया था विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और ये बात हुई थी कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो एक अप्रोप्रिएट गोल नहीं है, अल्टीमेट गोल नहीं है। वो शॉर्ट टर्म गोल तो हो सकता है किसी फर्म का, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल नहीं हो सकता। तो लॉन्ग टर्म गोल हमने ये बात की थी कि किसी भी फर्म का अगर बात करें कि वो फाइनेंस को मैनेज करके क्या अचीव करना चाहती है, तो वो था वैल्यू क्रिएशन। क्योंकि हम ये बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और एसेट मैनेजमेंट को अगर हम अप्रोप्रिएटली मैनेज करते हैं तो उससे फर्म के शेयर की प्राइस जो है वो इन्हेंस होगी। और जैसे जैसे फर्म की शेयर की प्राइस जो है वो इंक्रीज होगी स्टॉक एक्सचेंज में, वैसे कह लीजिए कि हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की जो है वो वैल्यू क्रिएट हो रही है। तो इसलिए जो है हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो फाइनेंस है उसका जो मेन गोल या मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास है उसकी वैल्यू क्रिएशन। तो वैल्यू को रिलेट किया था हमने शेयर की प्राइस के साथ। तो ये सारी डिस्कशन जो है हमने डिटेल में जो हमारा इससे पहले सेशन हुआ था उसमें कर चुके हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो आप लोग वॉइस नोट की फॉर्म में या कह लीजिए कि मैसेज टाइप करके वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आई विल ट्राई कि आपके क्वेश्चन या क्वेरी को अर्लीस्ट पॉसिबल जो टाइम हो उसमें एड्रेस करूं। और आज जो था टॉपिक हमारा कि उसी वैल्यू मैक्सिमाइजेशन से आगे जो हम अगर कैरी करते हैं, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स फाइनेंस के थे, उसमें फाइनेंस की जो बेसिकली टाइप्स आ जाती हैं या ब्रांचेस आ जाती हैं, वो ये है। तो वो हम ये बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये बेसिकली थ्री टाइप्स होती हैं, जो ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करना चाहें फाइनेंस को मैनेज करते हुए, क्योंकि हम ये बात करते हैं ना कि फाइनेंस इज समथिंग विच डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ मनी विद सम ओवरऑल गोल इन माइंड। तो वो जो फाइनेंस है जिसमें अगर मनी की मैनेजमेंट करें और जो गोल है, ये दोनों चीज़ें तो इंटैक्ट रहती हैं, लेकिन इसको अगर क्लासिफाई करें कि उसके बैक एंड पे जो गाइडलाइन आती है, जो वो जो गोल के साथ साथ कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी साथ आपके ऐड ऑन हो जाते हैं कि वो गोल तो अचीव करना है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्टिव तो अचीव करना है, लेकिन उसके लिए गाइडलाइन कहाँ से आनी है, उसके लिए बेस लाइन क्या है। तो अगर क्लासिफाई करें तो वो थ्री टाइप्स में जो है हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बिजनेस फाइनेंस, सेकंड इज पब्लिक फाइनेंस एंड थर्ड वन इज इस्लामिक फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस, क्या हम मनी की मैनेजमेंट करेंगे, रिस्क को मैनेज करेंगे, और गोल बिजनेस का क्या होगा यहाँ पर, गोल होगा जी कि आपने साथ साथ जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, यानी कि जहाँ से आपको प्रॉफिट जनरेट हो सके। यानी कि अगर आपका मनी को मैनेज करना और रिस्क को कंट्रोल करना हो, लेकिन साथ साथ आपका प्रॉफिट को अर्न करना भी ऑब्जेक्टिव हो कि आपने प्रॉफिट भी अर्न करना है उसमें से, तो वो आपके पास बिजनेस फाइनेंस है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो प्राइवेट एंटिटीज होती हैं, जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस होती हैं, आप उनकी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की हम एग्जाम्पल ले लें, तो कोई भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इकरा यूनिवर्सिटी लगा लें, तो अगर वहाँ पर कोई फाइनेंस मैनेज हो रही है तो उसे हम कह सकते हैं कि वो बिजनेस फाइनेंस है, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो साथ साथ प्रॉफिट अर्न करना भी है। अ, इसके पैरेलल अगर दूसरी साइड पे देखें तो हमारे पास जो पब्लिक फाइनेंस है उसमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज जैसे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो हमेशा ही वेलफेयर प्रमोट करना होता है। तो इसलिए अगर मनी के मैनेजमेंट और साथ रिस्क को कंट्रोल करना हो, लेकिन बीच में जो ऑब्जेक्टिव हम साथ कौन सा कैरी करें, जो वेलफेयर को प्रमोट करना है वो वाला, तो वो हमारे पास वो पब्लिक फाइनेंस है। तो जो पब्लिक एंटिटीज होती हैं, जिनकी बैकएंड पे गवर्नमेंट है, उनका चूंकि गवर्नमेंट का पर्पस ही वेलफेयर को प्रमोट करना है, गवर्नमेंट ये तो नहीं कह सकती ना
कि जी हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। गवर्नमेंट कंपटीशन में आ सकती है, गवर्नमेंट मोनोपोली को कह लीजिए कि एलिमिनेट करने के लिए बिजनेस में आ सकती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वहां पर भी यही होता है कि जो वेलफेयर है उसको प्रमोट किया जाए। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट एंटिटीज होती हैं, पब्लिक एंटिटीज होती हैं, उनका हम ये नहीं कह सकते कि उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना मेन मेन एक एक्टिविटी आ जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। तो जैसे बिजनेस फाइनेंस में आपके पास सरप्लस कोई रेवेन्यू आपका एक्सपेंसेस से ज़्यादा आ जाता है, तो हम फिर कह सकते हैं कि वो प्रॉफिट है, जबकि पब्लिक फाइनेंस में हम सरप्लस का वर्ड या डेफिसिट का यूज़ करते हैं। तो समहाउ बिजनेस फाइनेंस जो है वो आप अगर मनी की मैनेजमेंट करें और साथ रिस्क को मैनेज करें, तो और लेकिन ऑब्जेक्टिव साथ साथ क्या हो, प्रॉफिट अर्न करना भी, तो बिजनेस फाइनेंस है। और अगर आपका साथ वेलफेयर को प्रमोट करना ऑब्जेक्टिव है, तो पब्लिक फाइनेंस में आप फिर जो है वो कैटेगराइज हो जाएंगे। एक थर्ड कैटेगरी है जो कि बड़ी इमर्जिंग फील्ड है, जिसमें लास्ट कह लीजिए कि 5 to 6 डेकेड से काम हो रहा है, और इस्लामिक फाइनेंस है। बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल जा रहा है ये। इस्लामिक फाइनेंस क्या है कि आपने मनी की मैनेजमेंट करनी है, रिस्क को भी कंट्रोल करना है, ये मैनेज करना है, लेकिन साथ जो वेलफेयर है वो भी है, प्रॉफिट भी है, बट जो इंफॉर्मेशन लेनी है, जो गाइडलाइन लेनी है, वो शरिया बेस्ड जो इंफॉर्मेशन होगी, जो शरिया बेस्ड गाइडलाइंस हैं, उन्हें आप लेकर चलते हैं। अब शरिया बेस्ड कंप्लायंस के मीनिंग क्या है कि आप कुरान और सुन्ना जो है वहाँ से अपने तमाम जो मॉनिटरिंग करनी है, तमाम जो मैनेजमेंट ऑफ मनी करनी है या रिस्क को कंट्रोल करना है, उसमें कुरान और सुन्ना से जो है वो गाइडलाइन लेंगे। तो इसलिए जो शरिया बोर्ड होगा, जिस फर्म में इस्लामिक फाइनेंस लेकर चली जा रही है, अगर उसमें शरिया बोर्ड है, तो शरिया बोर्ड जो है वो डिक्लेयर करेगा पहले तो उन एक्टिविटीज़ को जिनमें आपको फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। इसी तरह वो इन्वेस्टमेंट की बात कर लें कि हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। क्या कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट तो नहीं करने जा रहे कि जो जहाँ शरिया ने उसको प्रोहिबिट किया हुआ है, जो अलाउ नहीं है। तो डेफ़िनेटली अगर किसी ऐसी कह लीजिए कि हम एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे एसेट्स बाय कर रहे हैं या ऐसे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं कि जो अगर हम शरिया में देखें, कुरान और सुन्ना में देखें, जिसको शरिया बोर्ड जो है वो वाइड डिक्लेयर करता है या हराम डिक्लेयर करता है, या जो कह लीजिए कि जिससे सोसाइटी को फ़ायदा ना पहुँचे, तो वो उसमें डेफ़िनेटली जो है वो फाइनेंसिंग अलाउ नहीं होगी, प्रोहिबिटेड होगी। तो इसलिए जो इस्लामिक फाइनेंस है, वो जो कोड ऑफ कंडक्ट देंगे बिज़नेस के ऑपरेशंस को लुक आफ्टर करने का, बिज़नेस की फाइनेंस को मैनेज करने का, उनकी अगर कंप्लायंस के लिहाज से फाइनेंस को मैनेज किया जाए, तो हमारे पास इस्लामिक फाइनेंस है। इस्लामिक फाइनेंस के जो आपने प्रोडक्ट्स हैं, वो नाम सुने होंगे, जैसे मुशारका है, मुदारबा है, सलम है, इस्तिस्ना है, पैरेलल सलम है, पैरेलल इस्तिस्ना है, तकाफुल का नाम सुना होगा, सो ऑन, ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो वो आपने इस्लामिक फाइनेंस की जो है वो सुनी होंगी और शायद कभी एक्सपीरियंस भी किया हो। समहाउ पाकिस्तान चूँकि एक इस्लामिक कंट्री है, तो बेस्ट मॉडल तो इस्लामिक फाइनेंस का ही हो सकता है, बट स्टिल इस पे काम होने की ज़रूरत है। चूँकि ये तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं, तीनों जो ब्रांचेज़ हैं, इनमें डिटेल्ड में कह लीजिए कि कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी देनी थी कि जो फाइनेंस है, वो ब्रॉडली स्पीकिंग किन कैटेगरीज़ में जो है वो मूव हो सकती है या डिवाइड की जा सकती है। तो हमारा चूँकि सब्जेक्ट जो है, वो है बिज़नेस फाइनेंस। तो हम बिज़नेस फाइनेंस के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा बात करेंगे। तो पब्लिक फाइनेंस के बारे में, इस्लामिक फाइनेंस के बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो उस पे हम अलग से सेशन रख लेंगे, और डिटेल में उस पे डिस्कशन करनी हुई या क्वेश्चन आंसर करने हुए, तो वो कर लेंगे। तो चूँकि हमारा सब्जेक्ट बिज़नेस फाइनेंस के रिलेटेड है, यहाँ पर हम जो ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू किया हुआ है, ये बिज़नेस फाइनेंस के रिलेटेड है। तो हम इसलिए बिज़नेस फाइनेंस को ही आगे मूव करेंगे या कैरी करेंगे। अच्छा, आगे हम देखते हैं, छोटा-सा कॉन्सेप्ट है जिसका नेम है जी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर के नाम से जानते हैं। आपने ये सुना भी होगा और आपको इसके बारे में आइडिया भी होगा। है क्या है कि जब कॉर्पोरेशन ने, जो फर्म्स हैं, उन्होंने
अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को लुक आफ्टर करना है, अपने ऑपरेशंस में रहना है, तो साथ साथ उन्होंने सीएसआर के कंपोनेंट को भी ऑब्जर्व करना है। यानी कि आपने जो है, चूंकि सोसाइटी में रहकर सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, जो भी आपके ऑपरेशंस हैं, आप कहते हैं कि मुआशरे के लिए हैं, तो कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक सिटीजन होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसे ही एक जो कारपोरेशन होती है, जो चूंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ये, तो इसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि आपने अपना बिजनेस तो करना है, अपने ऑपरेशंस को तो लेकर चलना है, लेकिन जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको भी आपने साथ साथ जो है वो निभाना है, पूरा करना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है आपकी शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, सॉरी, उनके रिलेटेड भी हो सकती हैं। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? तमाम वो इंडिविजुअल्स जिनका बिजनेस की सक्सेस या फेलियर्स में कोई इंटरेस्ट होता है। ये इंटरनल यूजर भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल यूजर भी हो सकते हैं। जैसे शेयर होल्डर हैं, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट है, कंपेटिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, ये सारे क्या है? स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि इनका बिजनेस के साथ कोई किसी ना किसी किस्म का इंटरेस्ट है। और दूसरा क्या? उस एनवायरनमेंट में जिसमें कंपनी ऑपरेट कर रही है, जिसमें फर्म ऑपरेट कर रही है, उसके बारे में कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर हम बात करते हैं जब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो उसको हम चेक कर सकते हैं स्टेक होल्डर्स के परस्पेक्टिव में भी, और नेचुरल एनवायरनमेंट जिसमें वो फर्म ऑपरेट कर रही होती है उसके परस्पेक्टिव में। तो दोनों परस्पेक्टिव में जो है कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उन्हें उसने पूरा करना होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या जो फर्म हमारी है वो लीगल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको पूरा कर रही है, जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हें पूरा कर रही है, या जो एम्प्लॉयज के रिलेटेड उसकी जो लीगल के अलावा जो सोशल या एथिकल ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें पूरा कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर फर्म में वर्किंग एनवायरनमेंट को देख लें, अगर कह लीजिए कि एज पर लॉ ये रिक्वायरमेंट है जी कि लाइटिंग होनी चाहिए, लेकिन लाइटिंग जो आपने प्रॉपर नहीं की हुई, अब लाइटिंग जस्ट पूरी कर देना, मे बी आप एक लीगल कंपोनेंट तो पूरा कर लें, एक लीगल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी कर लें, लेकिन एथिकली क्या है कि आपको भी आइडिया है कि जो लाइट है वो क्या वो अप्रोप्रिएट है, क्या वो दिन के टाइम पे या सुबह या शाम के टाइम पे जो लाइट की रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ लाइट्स या ट्यूब ज्यादा चाहिए तो आप पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी तरह एम्प्लॉयज जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पर कह लीजिए कि सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं वो आपने इंट्रोड्यूस करवाने थे, तो क्या आपने वो सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट किए हैं? ये आपकी एज अ कारपोरेशन जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, एज पर लॉ बहुत सारी फर्म्स में तो कह लीजिए कि ये लॉ है कि आप उनको ईयर टैग प्रोवाइड करें अगर वहाँ बहुत नॉइजी है। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में चूंकि मशीनरी जो होती है वो रनिंग फॉर्म में होती है, उनका बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो वो नॉइज पोल्यूशन से बचने के लिए कि एम्प्लॉयज़ की जो कह लीजिए ईयर कैपेसिटी है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, वो अफेक्ट ना हो, तो फिर वहाँ पर उनको ईयर टैग प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन अगर ईयर टैग आपने प्रोवाइड कर लिया, आपको पता है कि उन ईयर टैग की लाइफ थी सपोज 1 वीक, आप उन्हीं ईयर टैग को जो सपोज कर लीजिए कि 1 मंथ तक चलाते हैं, तब देखा जाए तो देखिए आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको चाहिए था कि वो एथिकल पर्सपेक्टिव में उसको रिप्लेस करते हैं। इसी तरह जो है हेलमेट प्रोवाइड किए वो आपने, अगर आपको पता है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर उनकी हेल्थ को, जहां पर कह लीजिए कि उनकी लाइफ को, जहां पर उनकी बॉडी को कोई हार्म हो सकता है, तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीएसआर के अंडर कि आप उनके जो हेलमेट को है विद कह लीजिए कि विद द पैसेज ऑफ अ ड्यू पीरियड वो रिप्लेस करें। शूज हो सकते हैं, ग्लव्स हो सकते हैं, यूनिफॉर्म हो सकता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है आपकी सीएसआर के अंडर आ जाती हैं। अच्छा, इसी तरह है जो कह लीजिए कुछ कुछ फर्म्स होती हैं जिनमें, अगर हम टेक्सटाइल की बात कर लें, तो कॉटन को जब यॉन में कन्वर्ट करते हैं, तो कॉटन जो कह लीजिए कि यॉन में कन्वर्ट होते हुए जिस मशीन के थ्रू वो या जिस प्लांट के थ्रू वो प्रोसेस होकर जाती है, तो वहाँ आपको पता है बहुत सारी कॉटन जो होती है वो प्लकिंग वहाँ करना होती है, इसलिए कि वो मशीन में डिफरेंट जो उसके पार्ट्स होते हैं उनमें वो कह लीजिए कि जैम हो जाती है, फंस जाती है। अब वो डेफिनेटली रिस्की होता है काफ़ी। तो वहाँ भी क्या आपने एम्प्लॉइज़ को कोई ट्रेनिंग दी हुई है कि भई उसको प्लग कैसे करना है? या मशीन के साथ जो है वो डिस्टेंस कितना मेंटेन करना है? या इसी तरह अगर उनका ड्रेस है तो वो वहाँ पर चूँकि मशीन चल रही होती है, तो उस मशीन के
चलने के साथ साथ जारी बात है वो कपड़े जो होते हैं, ये जो ड्रेस होता है या जो यूनिफॉर्म होता है, क्या वो इस किस्म का तो नहीं है कि जो फैन चले उनकी वजह से वो हवा में उड़े और उससे कोई कह लीजिए कि सेफ्टी जो है वो मेंटेन ना हो सके। तो इसलिए ट्रेनिंग और जो इन्वायरमेंट है उस सारे को आपने देखना है कि वो आप वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपनी वो निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे। इसी तरह कह लीजिए कि बहुत सारी फर्म्स होती हैं, उनकी जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, तो उनका जो वेस्ट होता है, वो कहीं नियर बाय जो ड्रेन्स होते हैं, उनमें चूँकि वो आउट कर रहे होते हैं, डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, तो क्या वो जो वाटर वेस्ट वाला जा रहा है, आप उसको ट्रीटमेंट देकर फिर डिस्चार्ज कर रहे हैं? ट्रीटमेंट के बाद उसको जो है वो वेस्ट को आप ड्रेन कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट ट्रीटमेंट जाएगा तो उससे जो नियर बाय सोसाइटी है, जो नियर बाय उसके रेजिडेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो उसका एनवायरनमेंट पॉल्यूट होगा। पानी का लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। पानी की क्वालिटी जो है वो जो अंडरग्राउंड है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरह हो सकता है कि अब जैसे लेदर के का मैन्युफैक्चरिंग में देख लें या जब टेक्सटाइल आप फैसलाबाद की एग्ज़ाम्पल ले लें, कि वहाँ पर आप कभी अगर एक्सपेरिमेंट करें तो पानी का जो अंडरग्राउंड लेवल है, उसमें जो पानी का टेस्ट है या पानी का जो कह लीजिए कि उसमें अगर आप फ़ील करें तो वो ज़ायका टोटली चेंज है, क्योंकि वो जो इंडस्ट्री की वज़ह से पानी सारा ख़राब हो चुका है। इसी तरह और काफ़ी सारे एरियाज़ जो हैं, आप अगर उन एरियाज़ के पानी को देखें तो वो पानी सिर्फ़ कह लीजिए कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली टेक अप नहीं किया गया, इसलिए वो ख़राब हो चुका है। तो आप पे लीगली जो है वो ये रिस्ट्रिक्शन है कि जब आप अपने जो वाटर यूज़ हो रहा है, जैसे डाइंग का काम करना है, डाइंग में केमिकल यूज़ होने हैं, कलर यूज़ होना है, तो डेफ़िनेटली डिफरेंट आपके पास थ्रेड्स होंगे, उनको डिफरेंट शेड्स देने हैं, कलर डिज़ाइन जो है वो आपने ऐड करने हैं। तो उनको जब आपने ऐड करना है, तो ज़ाहिर बात है पानी बाद में वेस्ट तो होगा वो। वो जो पानी वेस्ट में जाना है, क्या उसको ट्रीटमेंट के बाद आप आउट कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं? आपने उसके लिए क्या कोई पैटर्न अपनाया हुआ है? आजकल तो ट्रीटमेंट प्लांट्स अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट की तरफ से लीगली बाइंडिंग भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आ जाती हैं। और आपने देखा होगा कि फर्म्स क्या करती हैं कि बहुत से टाइम पे कुछ मेडिकल कैंप लगा लेती हैं। स्कॉलरशिप अनाउंस कर लेती हैं, वो सारी सीएसआर के अंडर होती हैं, कि भई इसी सोसाइटी से हम जो है वो प्रॉफ़िट ले रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो इसको पॉल्यूट ना करें, एक तो इसके एनवायरनमेंट को जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय ना करें, और दूसरा इनको हमारी तरफ से कोई बेनिफिट मिल जाए। अगर कोई फ़र्म इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाएगी, तभी वो वैल्यू मैक्सिमाइज़ेशन की तरफ मूव करेगी। एक फ़र्म जो आपके मुआशरे को डिस्ट्रॉय कर रही हो, ऐसी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही हो, या उस वे से कि जिस वे से आपकी सोसाइटी, आपका एनवायरनमेंट जो है वो अफ़ेक्ट हो रहा हो, डेफ़िनेटली एक रैशनल जो कंज़्यूमर है वो ऐसी प्रोडक्ट को बाय करना कभी नहीं पसंद करेगा। तो अब जब वो मार्केट में अगर रैशनैलिटी के कंपोनेंट की बेस पर बात करें, तो जब कंज़्यूमर बाय नहीं करेंगे प्रोडक्ट को, तो आपकी सेल डिक्लाइन हो जानी है, जिसकी वजह से प्रॉफ़िट आपका कम हो जाना है। प्रॉफ़िट कम होगा तो मार्केट में आपके जो रिटर्न्स की रेशियोज़ हैं वो कम रिपोर्ट होंगी, कंपनी की परफ़ॉर्मेंस जो है वो लो रिपोर्ट होने की वजह से शेयर की प्राइस जो है वो कम रिपोर्ट होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से कंपनी की वैल्यू भी जो है मैक्सिमाइज़ नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम बात ये कर रहे हैं कि जब फर्म ने कॉर्पोरेशन ने सोसाइटी में रहकर जो प्रॉफ़िट अर्न करना है, जो मार्जिन्स जो अपने में हैं वो जो टारगेट अपने अचीव करने हैं, तो साथ-साथ उस सोसाइटी का, उस एनवायरनमेंट का जो है वो प्रोटेक्शन का भी ख़्याल करना है कि हम कैसे इसको प्रोटेक्ट कर सकें। कैसे इस सोसाइटी को, कैसे इस एनवायरनमेंट को हमारे से कोई बेनिफिट मिल सके। तो इसलिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पास फाइनेंस में। तो इसको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम मेंटेन करेंगे, इसमें जितनी हमारी सस्टेनेबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा जो है वो कह लीजिए कि हमारा आगे वैल्यू मैक्सिमाइज़ेशन का कंपोनेंट जो है वो अचीव हो सकता है। तो अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं जी, जिस एग्जांपल में आपने कभी देखा होगा कि जैसे चाय के जो डिब्बे होते हैं, सुप्रीम ने एक दफ़ा स्टार्ट किया था कि एजुकेशन के हवाले से कि वो कायदा बना देते थे। कायदा मीन के जो ये बुक होती है ना, तो उसमें ये डिफरेंट जैसे लेटर्स लिखे जाते थे। कलर के लिए एक डायरी साथ अंदर मेंटेन कर दी ताकि वो उसको कलर बुक के तौर पर यूज़ कर सकें।
इसी तरह फेयर एंड लवली ने जो है वो स्कॉलरशिप अनाउंस की है। ये बहुत सारी फर्म्स के मेडिकल कैंप, आपने आई कैंप देखे होंगे, या किसी एरिया में जाकर वो कैंप शैम्प्स लगाते हैं। और देन उसके बाद आपको पता है वो फोटो सेशन होता है, फिर वो फोटो सेशन से भरपूर किस्म की उन लोगों की तजलील की जाती है कि ये हम कर रहे हैं। वैसे कह रहे होते हैं कि हमने नेकी की है, हमने ये किया है, तो वो सिर्फ कह लीजिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखा रहे हैं कि हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली है। तो नेकी तो वैसे मेरा ख्याल है वही होती है ना, जो आप कह रहे हैं दूसरे एक हाथ से करें दूसरे को पता ही ना चले, कि दाएं हाथ से कर रहे हैं तो बाएं को पता ना चले, तो जिससे अगले की नजरें ना झुक जाएं देते वक्त। तो क्योंकि शैतान का काम तो ये है ना कि आप जो भी नेकी कर रहे हो, वो भले सोशल पर्सपेक्टिव में है, भले वो एथिकल पर्सपेक्टिव में है, किसी भी पर्सपेक्टिव में देख लें, तो वो ऐसे तरीके से आप करें कि ज़ाया ना हो। शैतान ने क्या काम करना है जी, कि वो ज़ाया हो जाए। वो कैसे करेगा, या तो करने नहीं देगा, कर लिया है तो उसको ज़ाया करवाएगा। ज़ाया कैसे करवाएगा, दिखावे से। अगले बंदा जिसको आप कुछ दे रहे हैं या कोई कोई काम नेकी का कर रहे हैं, अगर नेक्स्ट काउंटर पार्टी की आंखें जो हैं वो झुक गई आपके उस नेकी की वजह से, तो वो नेकी तो ना रही फिर। नेकी तो आपने जो है वो अल्लाह को खुश करने के लिए की है, बंदे को खुश करने के लिए तो नहीं की ना। तो अगर तो इंसान को खुश करने के लिए की है, तो फिर अजर वही है जो इंसान की तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इंसान क्या अजर दे सकता है, मेन अजर तो अल्लाह ताला की ज़ात दे सकती है। तो इसलिए जो भी कभी मौका मिले आपको, कभी भी, भले वो कम अमाउंट हो, भले वो आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन जो है वो इतनी ज़्यादा ना हो रही हो, तो करें, लेकिन वो ऐसे कि वो ज़ाया ना हो जाए। खैर, ये मैंने वैसे एक बात बीच में ऐड कर ली, शायद आपको बुरी लग रही हो, कि ये क्या बीच में कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ इन्होंने एक नया भाषण, नया लेक्चर देना शुरू कर दिया। तो चलें, खैर शॉर्ट ये कि कभी भी मौका मिले तो नेकी ज़ाया ना करें। तो बात हम ये कर रहे थे, बहुत सारे टाइम पे कैंप्स लगते हैं, आपने कंपनीज की जो है वो कह लीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करें, तो वहाँ आपको नज़र आता है कि उनके बहुत सारे फोटो सेशंस होते हैं, या बहुत सारे बड़े बड़े हमारे जो गली मोहल्लों में लोग होते हैं, या कह लीजिए कि पॉलिटिशियंस होते हैं, वो कभी जो 22 करोड़ की आवाम में से 24 करोड़ या 30 करोड़ की जितनी भी हमारी आवाम है, उसमें से कोई दो चार को कभी हेल्प आउट करके, तो फिर वही मतलब शो करते हैं जैसे 30 करोड़ के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो शॉर्ट ये कि ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आपने बहुत सारे टाइम पे ऐसे देखा होगा। हम अगर देखा जाए तो हमारी कायद आज़म यूनिवर्सिटी में देखें, तो जो एक हॉस्टल है जिसका नेम OGDCL है, तो वो OGDCL ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर जो है उसको कंसिडर किया हुआ है। होंडा एटलस की एग्जांपल ले लें, शेखुपुरा में जो प्लांट है, मैंने खुद उसको जो है वो कह लीजिए कि विजिट किया हुआ है। उसमें अगर देखते हैं तो वो इक्वालिटी को अंडर CSR भी लेकर चलते हैं, कि वहां पे सारी सबका यूनिफॉर्म सेम है, भले उनका कोई CEO है या भले उनका कोई स्वीपर है, तो वो हर एम्प्लॉय का यूनिफॉर्म सेम है। और इसी तरह जब वो मेस में जाएंगे तो सेम खाना जो है सबको मिलेगा, कोई डिवीजन नहीं की हुई जी कि ये ऑफिसर्स का मेस लहदा होगा, या क्योंकि वो इंसान समझते हैं ना कि सारे इंसान है, फूड की हर एक को जरूरत है, क्वालिटी की हर एक को जरूरत है, रेट सब्सिडाइज्ड है। उसके अलावा जो है वहां पर देखा जाए तो वो ये करते हैं कि लाइन में लगना पड़ता है, जो टाइम होता है उनका लंच ब्रेक का, उसमें CEO से लेकर, मैंने खुद उस फर्म के जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं उनको लाइन में लगे हुए प्लेट पकड़कर खड़े देखा है, कि वो खाना लेने के लिए अपनी लाइन में खड़े हो जाते हैं और अपने टर्न पे आगे जाकर जो भी उन्होंने लेना हो वो लेते हैं। तो ये हमारे पास है जी CSR। इससे एक ना एक फीलिंग आती है, अपनाइयत की फीलिंग आती है, इक्वालिटी की, कि यार ये फर्म हमें भी ऑन कर रही है। वो जो भले वो कह लीजिए कि उसकी ड्यूटी उस वक़्त स्वीपिंग करने की है, डस्टिंग करने की, लेकिन है तो इंसान ना। तो ख़ैर वो जो फर्म है वो उसको बड़े अच्छे कह लीजिए कि वे से CSR को लेकर चल रही है। और बहुत सारी फर्म्स ऐसी कह लीजिए कि हो सकती हैं जो CSR के कंपोनेंट को बहुत अच्छे से लेकर चल रही हैं। इसी तरह आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जो है गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी किया था कि जब भी आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो जो स्मोक आपका आउट होना है, वो जो कार्बन आपकी आउट होनी है, एयर होनी है, उसको आप ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू आउट करें।
तो वो जो फ़िल्ट्रेशन के प्लांट होते हैं, वो आप लोगों ने देखे होंगे। जैसे ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसे भट्टा भी कहते हैं, वहाँ वहाँ पर आप देखें तो उन्होंने चिमनियाँ कुछ ऐसी लगाई होती थी जिसके अंदर ट्रीटमेंट के कुछ मशीनरी इंस्टॉल होती थी। वो क्या करते थे कि जो ब्लैक स्मोक होगा उसमें डेफ़िनेटली कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी जो कि आपके एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगी जिसकी वज़ह से स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए उन्होंने क्या किया था कि बीच में ट्रीटमेंट प्लांट लगाना शुरू कर दिया जिसकी वज़ह से व्हाइट स्मोक आउट होता था, जिसमें कार्बन या वो जो व्हाइट स्मोक है, वो उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करता जितना कि वो ब्लैक कार्बन के साथ जो है वो जो स्मोक था वो अगर आउट हो तो वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करे। तो समहाउ हम बात कर सकते हैं कि वो एनवायरमेंटल रिलेटेड हो सकती हैं, एम्प्लॉइज़ के सेफ्टी रिलेटेड हो सकती हैं, सोशल रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो सकती हैं, वो लीगल कंपोनेंट इसके आ सकते हैं। तो हमें जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे होते हैं, स्टेक होल्डर्स को हम जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनके अंदर भी देखना होता है। ये एक अलग से डिटेल टॉपिक है, इसमें मज़ीद डिस्कशन भी हो सकती है। आप एम्प्लॉइज़ को जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी जो रिकमेंडेड एक्सपायरी डेट होती है, जो ड्यूरेशन होता है, वही मेंटेन किया जाए, रिप्लेस ना किया जाए। सम टाइम ऐसा होता है ना, वो कहते हैं कि जी ठीक है, लाइफ़ इसकी जो है वो ज़्यादा चलेगी। जस्ट स्टिकर उसके ऊपर जो उसका पैकेज होता है, सिर्फ वही चेंज नहीं किया। तो ये मतलब जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आप हर स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है देख सकते हैं कि क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ख़ैर आपने जो जो फ़र्म होती है, वो स्टेक होल्डर्स और उस एनवायरनमेंट जिसके अंदर वो ऑपरेट कर रही होती है, उसके रिलेटेड जितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉर्पोरेट की सोशल पर्सपेक्टिव में, वो उनको मेंटेन करना होता है। और वो सस्टेनेबल होनी चाहिए ना। कि ऐसा नहीं है कि आपने आज वो अपनी सीएसआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको पूरा कर लिया और फ्यूचर में जो है वो कह लीजिए कि उसको जो नीड या उसको अपनी जो एबिलिटी है कि वो फर्म को मेंटेन ना कर पाए, इतना ज़्यादा उसमें कर लिया कि जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक लॉस है वो होना शुरू हो गया या जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो होना शुरू हो गई। सो ऑन। कभी इस पे और अगर डिस्कशन चाहिए होगी तो हम इस पे मज़ीद एक लेक्चर जो है आपके साथ शेयर कर देंगे। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि वो फर्म जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़रा एप्रोप्रिएटली मेंटेन करेंगी, उन फर्म्स का अगर हम वैल्यू क्रिएशन का जो बात कर रहे थे वो पर्सपेक्टिव देखें तो वो ज़्यादा बेटर वे में अचीव होता है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट अगर देखें जो आजकल की फर्म्स होती हैं वो ये एजेंसी रिलेशनशिप हम नेक्स्ट जो वीडियो या लेक्चर आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज के सेशन में इतना ही काफ़ी है जी। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।